बस मैं तो यही गुहार लगाता हूँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मुझे किसी ने बताया कि एटीएस जो है इंसाफ करती है, दूध का दूध पानी का पानी। मैंने कहा भगवान ये अल्लाह भैया अगर तो सुन रहा है तो जैसी मेरी गोद भरी है खुशियों से ऐसी इनकी भरी है। मेरे बेटे को बचाया जा रहा है जानबूझ के। यूपी एटीएस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पे विदेश से उनके खाते में 70 लाख रुपए डालने का आरोप है। एक शख्स को पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार किया है तो दूसरे शख्स को गाजियाबाद के फरीदनगर से गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रियाजुद्दीन के जो पिता है वो मौजूद हैं। बाबूजी, आपको पूरी जानकारी क्या है और क्या है पूरा मामला? सर मुझे जो मामले की जानकारी है वो उससे पहले नहीं थी। 6 तारीख यानी कि 11 तारीख को, ये पिछला महीना है, ये जो महीना है ये 11 तारीख की बात है। तो नहीं 6 तारीख की बात है सर। 6 तारीख को जो है मैं लड़के को चौकी में लेकर गया। उन्होंने डिमांड करी कि भाई अपने लड़के को लेके आना, तो मैं 6 तारीख को जो है लड़के को लेके गया। 6/11/2023 तो एटीएस वालों की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने जो है वहाँ उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ जब शुरू कर दी तो उसके बाद में उन्होंने शाम को 6 बजे तक हम कई बार पूछते रहे कि सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, लोग आधा घंटा रुको, आधा घंटा रुको। उसके बाद वो 6 बजे वो जो एटीएस वाले थे वो गाड़ी लेके अपने चले गए। उसके बाद 2 पुलिस वाले चौकी के वो लड़के को बिठा के मोटरसाइकिल पे और उसे थाने ले गए। तो हमने चौकी वाले से पूछा, मैंने कहा सर, दरोगा जी थे गौतम जी, उनसे पूछा सर हमारे अब मैटर तो बता दो कम से कम, हमें पता तो लगे कि क्या मैटर है। क्या लगे मैटर तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें नहीं है मालूम, तुम्हारी औकात है। अच्छा। मैंने कहा सर औकात तो क्या बात होगी सर कि 22 लाख रुपए गमन हुआ है, फरोड हुआ 22 लाख रुपए का। मैंने कहा सर 22 लाख का हुआ है या 50 लाख का हुआ है, हमें कम से कम तुम बताओगे तभी तो पता लगेगा ना, हमें तो कुछ ही पता नहीं है। हम तुमसे पूछ रहे कि क्या हुआ है सर, आप हमें धमका रहे हो कि तुम भी आओगे जेल, तुम्हारा पूरा परिवार जेल जाएगा। मगर सर जल्द भेज दो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी कर दो। तो सर हम जो अपने घर आ गए। उसके बाद वो लड़के को सहारनपुर ले गए, सहारनपुर से फिर नवेदा ले गए, नवेदे से फिर वो नखलऊ ले गए, नखलऊ से 11 तारीख 11वां महीना 2023 को हमारे पास शाम को फ़ोन आता है कि जी नवेदे से अपने लड़के को ले आओ रियाजुद्दीन को। हम सर यहाँ से जो है हमने गाड़ी करी किराए की और हम वहाँ जो है अब पहुँच गए। तो हम 7:30 बजे हमारा बेटा, उस तीसरे नंबर का भाई उसका, और उसकी माँ और उसकी घरवाली भी तीनों जो है वहाँ पहुँच गए। तो रात को 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, मतलब 3:15 बजे जो है गाड़ी आई न लेके, कि जी नखलऊ से लेके आ रहे। 3:15 बजे इनको लड़का दिया कि जी आप ले जाइए। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा शख्स, उसकी माँ मौजूद है, उनसे ये कहा कि ये पहला शख्स है जो आपका बेटा बिल्कुल साफ घर जा रहा है। अच्छा। ये वर्ल्ड उन्होंने कहे हैं एटीएस वालों ने कि ऐसा पहला शख्स है जो आपका बेटा जो है बिल्कुल पाक साफ होकर जा रहा है। उसके बाद फिर 18 तारीख को फिर उन्होंने फिर बुलवाया। बुलवाने के बाद उन्होंने कहा कि रियाजुद्दीन अपना फ़ोन बंद मत करना। मुझे ठीक है सर, बंद नहीं करूँगा, संपर्क होते रहे सर। कई बार पूछा उन्होंने, और रियाजुद्दीन जी कैसे हैं आप लोग? जी ठीक हो सर मैं। 18 तारीख को उन्होंने फिर बुलाया, ये दोनों भाई, उसका तीसरे नंबर का भाई और वो दोनों, उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा आदमी मत आना लेके, आप दोनों भैया आ जाना बस। ये दोनों भाई अपनी मोटरसाइकिल पे, छोटा भाई उसको बिठा के भैया को ले गया वहाँ और ले जाके वो एटीएस के ऑफिस पहुँच गए नवेदा। तो उन्होंने उसका फ़ोन रख लिया और उससे कहा कि आप चले जाओ, फ़ोन रखे हैं तो ले जाना बाद में। उसके बाद ये फिर अब साइड का काम है इसका, लोहे का साहब काम, उसका परेशान हो रहा था काम से, ये वहाँ दुकानें पहुँच गया साइड पे, परी चौक नवेदा काम चल रहा। उसके बाद में वहाँ से जो है ये दूसरे के नंबर से तो 3 एटीएस वाले 3 आदमी वहाँ आए पिलखवा इसके मकान पे। इसकी घरवाली से बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी आप हमारे रियाजुद्दीन से बात करा दो। वो कह लगे सर वो तो वहाँ है नवेदा और फ़ोन उनका रखा है वहाँ
तुम्हारे ऑफिस में, अब बात कैसे कराएं। तो उन्हीं के पास एक लड़का और काम कर रहा था। उन लड़के ने, बहू ने जो है, उस रिश्तेदार है वो, उसके फोन पे फोन करा कि आप उनसे बात कर लो। तो उनसे बात करा दी। उसके बाद इनका नंबर पहुंच गया एटीएस वालों के पास। फिर उससे संपर्क हुआ। फिर उन्होंने बुलाया कि जी आप आ जाओ। कई बार लड़के ने जो है फोन पे कहा जी सर मैं आऊं, सर मैं आऊं। नहीं, अभी जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, कोई नहीं करनी, आप अपना काम करिए। लड़का 22 तारीख को 22/11/2023 को लड़का हमारा फोन पे बात करता करता, केवल एक टी शर्ट में है, बात करता करता हमारा बेटा और एटीएस के ऑफिस पहुंच गया। ना तो उन्होंने हमें ये बताया कि जी तुम्हारा बेटा यहाँ आ गया है, ना हमारा कोई संपर्क हुआ। हम परेशान हो गए कि हमारा बेटा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ना कोई हमें रिस्पॉन्स मिला कि आपका यहाँ है। उसके बाद 3 दिन के बाद उन्होंने बताया जी कि ऐसा है, कोई लड़का उठाया है, किसी के साथ में जो फ्रॉड हुआ है, सिर्फ उसको पहचानवाना है, हमें पहचान के लिए हम इसे ले जा रहे हैं। बस उसके बाद में जी ना तो हमारा कोई संपर्क हुआ और ना कोई हुआ। उसके बाद कुछ पुलिस वालों ने कहा कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया, कुछ ऐसी जानकारी कुछ भी बताई? कुछ भी सर अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं बताया। ये तो सिर्फ हमें जो है कल फोन आया है। क्या फोन आया, किसका? कल बेटे की बहू को, जो बेटा है हमारा रियाजुद्दीन, उसकी घरवाली के पास फोन आता है कि जी आपका जो है लड़का, उसको जो है जेल भेजा जा रहा है। अच्छा। ये फोन आया है कि जेल भेजा जा रहा है। तो काफी सही है, सफेद पन्ने वाली, कि जी आपके जो है पति को जो है वो रियाजुद्दीन को जेल भेजा जा रहा है, अगर आपको मिलना है तो आप परसों आके मिल लो। ये बात हमारे सामने आई। चाचा आपने पूछा नहीं किन आरोपों में मेरे बच्चे को जेल हाँ भेजा जी जा रहा है? पूछा, लेकिन वो बताने को कोई भी तैयार नहीं। अगर है तो हमें तसल्ली तो हो जाए। हम तो कहते हैं कि अगर लड़का हमारा इस तरह का गुनाहगार है तो फांसी दे दो। देश के साथ गद्दारी नहीं मानते हम। देश के साथ हम गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पुरखों ने नहीं करी, कुछ देश के ऊपर शहीद हो गए, कुर्बान हुए। तो हमारी क्या औकात है कि हम भी नहीं कर सकते देश के ऊपर कुर्बान अपने देश को। लेकिन हमारा बेटा अगर हमारे खिलाफ चलता है इसका काम, तो वो हमारा बेटे को फांसी दे दो, हमें कोई गिल्ला नहीं होगा। लेकिन झूठा फंसाया जा रहा है। सिर्फ दोष उसका इतना है कि उसके खाते में पैसे आए। चाचा ये रियाजुद्दीन का काम क्या करते थे और कहाँ रहते थे? किसी के संपर्क में भी थे बिहार के, कुछ ऐसा? बिहार का जो लड़का था सर, वो लड़का उससे पहले बिल्कुल ठेकेदारी में था, कोई किसी के साथ फ्रॉडबाजी नहीं गया था और कब मुलाकात है? ये 6-7 साल पुरानी बात है सर। अच्छा। 6-7 साल पहले लड़के के इसके संपर्क हुए, राजस्थान निमराना। अच्छा। एक कंपनी में काम करता था हमारा बेटा, फैब्रिकेशन का ठेकेदार था। और ये भी उस कंपनी में जो है पत्थर घिसाई का ठेकेदार था। इनके दोनों के कॉन्टैक्ट हो गए, मुस्लिम के नाते मान लो या ठेकेदारी के नाते से मान लो, इनके आपस में दोस्ती हो गई। ये दोपहर को जैसे लंच करते थे अपने कमरे में बेटा हमारा रियाजुद्दीन, तो ये सारे अपना दुकान पे काम पे चले जाते थे साइड पे, और वो इसके कमरे में लेटा रह गया। अब इसने कागजों के साथ क्या हेरा फेरी करी सर, क्या नहीं करा है, बस वो जानता है सर। ये कागजों के साथ हेराफेरी को बिहार वाले लड़के ने? बिहार वाले ने। अच्छा। लेकिन इसको कोई पता नहीं इसके खाते में उसका नंबर कैसे लगा। अब ना इसके पास कोई मैसेज ना कुछ। खाता इसका 2008 का 6 का खाता खुला हुआ है। अच्छा, ये कब पता चला कि इनके खाते में पैसे आ गए या इनके अकाउंट की जो बुक में जो है ट्रांजैक्शन वो नहीं हो रही? वो ऐसा हुआ सर कि पहला जो फरौड हुआ बेटे के खाते के साथ, जिस आदमी के साथ फरौड हुआ था, वो आदमी का फोन आया, शायद बैंक में आया। अभी ये किसके पास आया? रियाजुद्दीन के पास, जिसके साथ फरौड हुआ उसका फोन आता है रियाजुद्दीन के पास। और रियाजुद्दीन के पास आने के बाद उसने कहा कि भाई देखो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अच्छा। ये जिसके साथ फ्रॉड हुआ पहला, उनने कहा जी आपका कोई दोष नहीं है, आपका सिर्फ इतना है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसका अगर मुझे एड्रेस आईडी प्रूफ दे दो तो बड़ी मेहरबानी हो। फ्रॉड आपने नहीं, फ्रॉड उसने करा मेरे साथ। बिहार वाले का बैंक वालों ने आईडी मांगा? हाँ, बैंक वालों ने नहीं मांगी। जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो हरियाणा का था।
हरियाणा का था, जिसके साथ 5 लाख का फ्रॉड हुआ। अच्छा, ठीक है साहब। अब वो उसका फोन आता है राजीव के पास, क्योंकि काम वाम करे ये थोड़े बहुत जाने ही तो जान जाता आदमी थोड़ा बहुत, तो उसने जो है उसे फोन करा राजू को। अब नंबर कहाँ से लिया ये तो मैं नहीं कह सकता। उनने फोन करा, फोन पे बात हुई। उनने जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसने साफ कहा कि भाई राजू तुम्हारा कोई रोल नहीं है, ना तुम दोषी हो। मेरे साथ जो फ्रॉड करा वो उसने कराया बिहार वाले ने। अगर हो सके तो आप मुझे उसका आईडी प्रूफ दे दो। उनने कहा सर मेरे पास है। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से उसके व्हाट्सएप कर दिया। कहना मेरी तरफ से आप फ्री हो, मेरा आपका कोई गिल्ला नहीं। जब इसको पता लगा 5 लाख रुपए का किसी के साथ फ्रॉड करा इसने, तो पैसा तो खाते में होगा। तो जब इसको टेंशन हुई 5 लाख फ्रॉड हो गया तेरे खाते से, तो ये बैंक में गया था 6 तारीख 4था महीना 2022। जब बैंक में गया तो बैंक वालों से इनने, इसकी घरवाली साथ में थी, हमारे से बोलचाल नहीं थी, हमारे से पता भी नहीं कि वो आया। लेकिन तो बाद में इनने ये 6 तारीख को बताया बाद में कि भाई ऐसे ऐसे बात। हमने कहा भाई, इनने बताया लड़के ने कि जी मैं जब बैंक में गया तो मैंने कहा जी लो एंट्री कर दो। तो उन्होंने बेटे की बहू की तो एंट्री कर दी, रियाजुद्दीन की एंट्री को मना कर दिया कि आपकी एंट्री नहीं होगी। लड़का कहने लगा जी एंट्री क्यों नहीं होगी? नुक जी नहीं एंट्री नहीं होगी। नुक नहीं एंट्री करो। इसकी मुंह भाषा हुई बैंक वालों से। तो जब बैंक वालों ने देखा कि ये तो नहीं मान रहा, तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने पुलिस वालों को फोन कर दिया चौकी पे। तो 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने तुरंत पूछा इससे क्या भाई क्या बात है? कहने लगा सर ये मेरी मिसेज है, इसकी तो खाते की एंट्री कर दी इन्होंने, मेरी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि भैया एंट्री तो मांग रहा है, एंट्री कर दो, बात झगड़ा का है। तब उन्होंने जो वो बात को चाबना चाह रहे थे ना बैंक वाले, देखो यहाँ पॉइंट है, जब वो खाते की एंट्री नहीं कर रहे, उन्होंने सोची कि मना कर देंगे चला जाएगा, कोई बात नहीं। अब वो जब जिद पर गया कि मेरी एंट्री करो, तो उन्हें मजबूरन पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। तब उन्होंने पुलिस वालों के सामने कहा, जब पुलिस वालों ने कहा कि भाई क्यों नहीं कर रहे एंट्री, तो उन्होंने ये कहा कि जी एंट्री इसलिए नहीं होगी कि इस खाते से फ्रॉड हुआ है किसी के साथ और ये खाता सीज कर दिया गया है, इसलिए एंट्री नहीं होगी। बेटा हमारा कहने लगा कि ना तो 5 लाख मेरे हैं, ना मैंने किसी से डलवाए हैं, ना मैंने किसी के साथ फ्रॉड करा है। अगर मेरे खाते में फ्रॉड हुआ है 5 लाख का, तो आप मेरे खाते को बंद कर दो। उन्होंने कहा तो आधार कार्ड दो। लड़के ने अपना आधार कार्ड दिया। फिर लड़के ने, उन्होंने उसका मांगा बिहार वाले का, उन्होंने उसका भी आधार कार्ड दिया। उन्हें पता लगा ना कि उसने फ्रॉड करा, क्या लगा उसके भी आधार कार्ड दो। उन्होंने उसका भी आधार कार्ड दे दिया। आधार कार्ड देने के बाद एक एप्लीकेशन लिख दो। उन्होंने बैंक में ही एप्लीकेशन कागज दिया, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के और उनको दे दी। अब इतना अकलमंद अगर वो होता कि ये प्रूफ मांगे के बाद में मेरे से, तो वो फोटो ना खींच लेता मोबाइल में या उसकी रिसीविंग ले लेते, वो दे के लोग ठीक है जाइए। वो बंदा अपने घर आ गया, बस वहां तक का पता है। इसके बाद इसमें क्या हुआ, खाते में लेन देन अगर हुआ है, कंप्रोमाइज अगर हुआ है, तो वो बैंक का हुआ है या बिहार वाले का हुआ है। बेटे का रोल हमारे का बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको यहां तक बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक पंजाब का भटिंडा के रहने वाला भी जो है वो भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एटीएस कहते कि वो एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा कुछ है आपकी जानकारी? नहीं सर, मेरी तो नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ कि अगर वो जानता हो। और जो यूपी एटीएस ने हमें बताया है वो ये कह रही है कि इनका जो लिंक है वो आईएसआई से है, 70 लाख रुपए है। इस मामले में उनको गिरफ्तार किया है। आप उनके पिता हैं, आप उनको भली भांति जानते अपने बच्चे। मैंने तो साहब, मेरा तो खून का रिश्ता है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मैंने तो आज तक गलत काम करना तो दूर, मैंने तो गलत का साथ भी नहीं दिया। अगर मेरे से मदद भी हुई किसी की तो मैंने सही का मदद करी, मैंने गलत की मदद नहीं करी। उसके मुंह पे कह दिया कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, तू गलत आदमी है। और मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि मेरा बेटा बेकसूर है। मुझे कोई भी उन्होंने साबूत नहीं दिखाया, हमें दूर रखा। बच्चा एक उसमें था, टी शर्ट में,
हम कह रहे सर ये इसको सर्दी हो रही है, हम कपड़ा दे दें इनको, नहीं हमें मिलने भी नहीं दिया। तो बताइए हमने तो ये भी कहा था हम आपको सहयोग करेंगे, आपका हमसे आप सहयोग चाहिए तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। अब सुनने में आ रही है जब तो उन्होंने ये कह दिया जी आपका पहला केस है ये कि जो आपका बेटा बिल्कुल क्लियर होकर आ रहा है। फिर आप किसने कहा था, ये किसने कहा? ये उन्होंने भेजा जी साहब जो एटीएस वाले थे जिन्होंने लड़के को नखलों से लाके दिया हमें। ये उनकी मुंह जबानी है, उसकी अम्मी को बुला लो, आप उनकी अम्मी से बोल लो। चाचा क्या गुहार लगाते हैं यूपी एटीएस से? अब बस मैं तो यही गुहार लगाता हूँ जी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी, मुझे किसी ने बताया कि एटीएस जो है इंसाफ करती है, दूध का दूध पानी का पानी। मुझे तो ये उम्मीद थी कि मुझे एटीएस से भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा मेरे बच्चे को। लेकिन जब उन्होंने मेरे बच्चे को ला के दिया तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा भगवान ये अल्लाह भैया अगर तो सुन रहा है तो जैसी मेरी गोद भरी है खुशियों से ऐसी इनकी भरी है। लेकिन अब ऐसे बदुआ निकल रही है कि मेरी जैसी गोद मेरी खाली करी है ऐसी अल्लाह भैया इनके लाज पर बुरा करे अल्लाह भैया। मेरे लाज ज्यादा बुरा करा इन्होंने, मेरे बेटे को बचाया जा रहा है जानबूझ के। मुझे लोग कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने कि तुम्हारे बेटे का ये कसूर है। कभी कह रहे 20 लाख है, कभी कह रहे 70 लाख है, कभी कह रहे 90 लाख है, कभी कह रहे 1 करोड़ है। बताइए कुछ हिसाब है। लड़का उनके पास है मेरा, मोबाइल उनके पास है मेरा, फिर उसको एटीएम से निकाल बाहर खोल रहा है। ये बताइए आप मुझे, तो एटीएम वाले निकाल रहे फिर आप बताइए सर। 22 हो गए, 22 से 70 हो गए, 70 से फिर 90 हो गए, 1 करोड़ हो गया, फिर 70 रह गए। बताइए कैसा हो रहा है ये, कैसे घट बढ़ रहे रुपए। अभी 4 दिन में इन्होंने जो है पूरा खेल बखेल कराया है, उससे पहले तो नहीं हुआ। उससे पहले तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि आपका पहला केस है ऐसा कि जो आपका बेटा क्लियर होकर जा रहा है। तो मेरे बेटे को जो है मुसलमान होने के नाते से फंसाया जा रहा है। सर मैं आपको आपके सामने हाथ जोड़ के आपके सामने भीख मांगता हूँ साहब कि मुझे इंसाफ दिलवा लो। रियाजुद्दीन के पिता हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि इनके बेटे को नाजायज तरीके से फंसाया गया है। इनका बेटा बेकसूर है क्योंकि पहली बार यूपी एटीएस ने जब लड़के को बुलाया था तो इनका कहना है कि उन्होंने क्लीन चिट देके घर भेज दिया था, लेकिन एक बार फिर से किसी बहाने से यूपी एटीएस बुलाती है नोएडा में और उसके बाद अरेस्टिंग डाल देती है। अब इनके पिता जो हैं यूपी एटीएस से इंसाफ की गुहार लगा रहे कि उनका बेटा एक तरह से बेकसूर है, उसको रिहा कर दिया जाए। रियाजुद्दीन के जो भाई हैं छोटे वो भी मौजूद हैं। कभी कोई किसी बात का जिक्र किया हो, आप छोटे भाई हैं, कभी ऐसा कोई पैसों की लेन देन की बात हुई हो या आपसे कभी पैसे मांगे कुछ ऐसा? सर हाँ, हमसे भैया हमारे कभी कभी उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी तो इसलिए कभी हमसे 1000, 500, 2000 कभी ऐसे ले लिया करते थे वो। सर अगर वो ऐसा करेंगे तो हमसे क्यों 100, 200, 1000, 500 लेंगे सर। उन्होंने अपने लिए घर पे एक बैंक का लोन भी ले रखा है सर, 5 लाख का लोन ले रखा है उन्होंने। अगर उन पे ऐसा होता तो सर वो लोन क्यों लेते हैं बताइए। सर हम अभी 11 तारीख को उन्होंने सर ने हमें एटीएस बुलाया था, उन्होंने कहा आप अपने भाई को आके ले जाइए और आपका भाई बिल्कुल निर्दोष है, बेकसूर है। ये पहला शख्स है ऐसा जो आप यहाँ से लेके जा रहे हो उनको। सर एटीएस के सर हैं, उन्होंने कहा था हमसे, उन्होंने कहा मेरे से साइन भी कराए थे आपका भाई बेकसूर है, आप ले जाइए इन्हें, अगर कोई हम बातचीत होगी तो हम दोबारा बुला लेंगे। फिर किस समय बुलाया था दोबारा, कब बुलाया, अकेले बुलाया या कहा कि परिवार के साथ? सर मुझे बुलाया था और मेरे भैया को बुलाया था, कहा था एटीएस वालों ने सर पूरी बारात लेके मत आना जी। तो हम दोनों भाई चले गए थे वहाँ पे, हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा लखनऊ में मीटिंग चल रही है, आप अपना फोन छोड़ के चले जाओ, कल या परसों हम आपको बुला लेंगे। और सर हम वहाँ पे हम भैया हमारे बीच में उनसे बात करते रहे, सर हमें अगर बुलाना हो तो बताइए, नहीं तो मेरा फ़ोन मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा आप रुके रहो 1-2 दिन, जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। तो सर अभी 18 तारीख को हमारे यहाँ पे 3 लोग आए थे घर पे पिलखुआ में, जहाँ हमारे भैया रहते हैं। तो उन्होंने अलग रहते हैं जी, भैया पिलखुआ में रहते हैं, हम फरीदनगर रहते हैं। तो सर उन्होंने यहाँ 3 लोग आए थे एटीएस से, उन्होंने कहा कि हमारी रियाजुद्दीन से बात करा दीजिए। हमारे भाभी ने उनके पास कोई एक लड़का काम करता है भैया के पास, उन्होंने उनसे बात कराई। तो बात कराने के बाद उन्होंने कहा आप कोई, हमने एक लड़के को पकड़ा है सर, उन्होंने झूठ बोल के उन्हें बुलाया कि हमने किसी लड़के को पकड़ा है और उसकी आप जांच पहचान के लिए बुला रहे हैं, आपको आ जाइए। भैया ने कहा सर आप मुझे फ़ोटो भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ, अगर मैंने देखा होगा पहचान कर लूँगा।
नो जी नहीं, आपको आना पड़ेगा ऑफिस। भैया कहने लगे ठीक है सर मैं आता हूँ। उन्होंने सर्दी का वक्त सर वो टी शर्ट में वहाँ पे चले गए और जाने के बाद सर अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई उनकी। तो उससे अगले दिन रात को उनका फ़ोन आया, वो कहने लगे मैं यहाँ पिलखुआ में हूँ, यहाँ नोएडा 168 ऑफिस पे हूँ, यहाँ 158 में, और मैं आ जाऊँगा 1-2 दिन में, मैं घर आ जाऊँगा जी। और ना हमें उनसे मिलने दिया। हम शुक्रवार को अगले दिन वहाँ पे गए तो ना सर वहाँ वो मिले, ना हमारी बातचीत किसी ने कराई उनसे। सर हमारे पास कल फ़ोन आया, कह रहे हैं कि वो उनका चालान कर दिया, उन्हें जेल भेज दिया है लखनऊ। सर वो ये कह रहे हैं कि अनलीगल तरीके से उनके अकाउंट में पैसे आए जी, जबकि उनको 1 रुपए का भी इस बारे में कोई पता नहीं है। ये गलत फंसाया जा रहा है सर जी। रियाजुद्दीन के परिवार में और कौन कौन रहता है? उनके बच्चे भी हैं और क्या है? सर उनकी वाइफ हैं और 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं सर। उनकी एक छोटी बेटी है 2.5 साल की, और सर हमसे कह रही है मेरे पापा से मेरी बात कराओ। सर हम कहाँ से बात कराएं उनकी? उस बच्चे को क्या समझाएं? उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, उन्हें कैसे संभाले सर हम? हमारा क्या दोष है सर? हम ये दोष हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, हमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है सर। हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की कहेंगे, पाकिस्तान की थोड़ी ना कहेंगे सर हम। बताइए सर, हमारा दोष है तो हमें सजा दीजिए। जो दोष लगाया जा रहा है उस दोष को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे खिलाफ सर ये दोषी, हम दोषी नहीं जी। आत्महत्या करेंगे हम। बहू को बुलाया है हमने, हम कल आत्महत्या करने जा रहे हैं, पूरा परिवार हमारा। हम जीना पसंद नहीं करेंगे, इससे तो बेहतर है हम मर जाएं। देखिए पिता हैं, उनके भाई हैं छोटे, बर्दाश्त करेंगे। यही है इनकी मांग कि उनका बेटा जो है वो निर्दोष है, उनको फंसाया गया है और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और यही गुहार लगा रहे हैं कि यूपी एटीज जो उनके बेटे को रिहा करे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, फरीदनगर, गाजियाबाद।